नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में एक और रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होने जा रही है और इस बार विंध्य की राजधानी कहे जाने वाले रीवा में विकास के नए द्वार खुलने जा रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो नवाचार शुरू किया था उस कड़ी में अब विंध्य का नंबर आ गया है और रीवा में एक भव्य इन्वेस्टर कॉन्क्लेव होने जा रही है। तो इसके पहले आपको बताएं कि उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर में ये कॉन्क्लेव हो चुकी हैं और अब बारी रीवा की, जहां पर कह सकते हैं कि नए सिरे से निवेशक और उद्योगपतियों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा ताकि वे यहां आकर किस तरह से रोजगार बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से निवेश हो सकता है, कौन से सेक्टर में उम्मीदें हैं कि यहाँ पर पर्याप्त उनके लिए संसाधन हैं, चाहे मानव श्रम हो, चाहे खनिज संपदा हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो। तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, मंथन होगा और देश भर के बड़े बड़े उद्योगपति और निवेशक यहाँ पहुँचने वाले हैं। बहरहाल इस इन्वेस्टर कॉन्क्लेव को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या कुछ कहा सभी राजनेताओं ने, आइए पहले आपको सुनवाते हैं। रीवा में रीजनल इन्वेस्टर समिट हो रही है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही अच्छा निर्णय रहा है कि हम संभागीय मुख्यालयों में रीजनल इन्वेस्टर समिट करेंगे और वहाँ पर जो उत्सुक लोग हैं उनको वहाँ बुलाएंगे और वहाँ के पोटेंशियल के बारे में उनको वहीं पर चर्चा होगी। कहाँ पर मिनरल डिपॉजिट है, कहाँ पर फूड पार्क लगाया जा सकता है, कहाँ टेक्सटाइल पार्क लगाने की संभावना है, कहाँ जहाँ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम हो सकता है। हमारे विंध्य में आप जानते हैं कि सीमेंट का हब है, वो 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है, 15,000 मेगावाट कोयले से बिजली बनती है। ये वही इलाका है जहाँ 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हम लोगों ने उस समय स्थापित किया था। दिल्ली की मेट्रो उससे चलती है और नेशनल पार्क है। तो पर्यटन की भी संभावना है और निवेश की भी संभावना है। शानदार 4 लेन की सड़कें उधर यूपी से इधर जबलपुर और झांसी और चारों तरफ विश्व स्तरीय सड़कें बन के तैयार हो गई है। रेलवे लाइन का काम सीधी से सिंगरौली का युद्ध स्तर पर चल रहा है और उसके साथ ही साथ एयरपोर्ट भी बन गया है। तो निवेश के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विंध्य क्षेत्र को अब प्राप्त हुआ है। जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक के बाद एक पूरा रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। रीवा संभाग के सभी उद्योगपतियों के साथ मीटिंग की है। हमारे सभी युवाओं के लिए सभी प्रकार के विस्तार की संभावनाओं को लेकर के आर्थिक रूप से रीवा और पूरे मध्य प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए हमने हर महीने संभाग स्तर की उद्योगपतियों की रीजनल कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चालू किया। अभिनंदन करो इस बात के संकल्प के साथ। आने वाली 23 तारीख को रीवा में फिर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी और यहाँ पे रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। जब बड़ी इंडस्ट्रियां लगती है तो आज तो हम केवल कमर्शियल फ्लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां से भविष्य में विमान अपना माल का यातायात के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो इसी एयरपोर्ट के लिए। हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का इंदौर में हो गया निवेश, हजारों लाखों करोड़ का उज्जैन में निवेश हो गया, हजारों लाखों करोड़ का सागर में निवेश हो गया, अब हजारों लाखों करोड़ों का निवेश रीवा में हो रहा है। तो अगर इतना निवेश हो रहा है तो इससे तो पूरे देश की बेरोजगारी खत्म हो जाना चाहिए। एक आदमी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रहा है, एक आदमी अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रहा है। जिनके 10-10 करोड़ के टर्नओवर हैं वो 1-1 हजार करोड़ की योजनाओं पर अनुबंध कर रहे हैं। ये क्या तमाशा मचा हुआ है, टोटल फर्जीवाड़ा है। ये अपने 2-4 आदमियों को केंद्र में रखते हैं, कॉन्क्लेव करते हैं और उनके अनुसार पॉलिसी बनाते हैं। और कोई बड़ी माइनिंग लीज, लाइमस्टोन की, आयरन ओर की, बॉक्साइट की, ग्रेनाइट की दे देते हैं, तो कारखाना लगता नहीं और वो माइनिंग लीज आगे आदमी को बेच देते हैं। तो ये कांग्रेस की आपत्तियां, लेकिन भाजपा सरकार के दो प्रमुख व्यक्ति यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, जिनका निर्वाचन क्षेत्र भी रीवा है, वो उम्मीदें जता रहे हैं इस रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। पहले अपने मेहमानों का परिचय करा दें। घनश्याम पिरोनिया जी हमारे साथ में है, पूर्व विधायक, भाजपा की ओर से आपका स्वागत है।
हमारे साथ में प्रदीप अहिरवार जी हैं, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता। आपका स्वागत है प्रदीप जी। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ में, आपका स्वागत है। घनश्याम जी, तो विंध्य में अब देखिए अलग अलग अंचल के जो संभागीय मुख्यालय, सिलसिला जारी हम देख ही रहे हैं, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन। उसके बाद अब आप देखिए कि नंबर सागर के बाद जो है रीवा का आ गया है। क्या उम्मीदें जताएं हम विंध्य को लेकर के? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और जितने भी हमारे उद्योग परिवारों से और अन्य अन्य स्थानों पर जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की और केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सहयोग से औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और जिस प्रकार के हमारे सरकार के द्वारा नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, आने वाले समय में उद्योग जगत में एक नई क्रांति भी होगी और रोजगार के लिए हमारे युवाओं को अनेकानेक अवसर इनके माध्यम से प्राप्त होंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो कह रही है, वो कहीं ना कहीं वो लक्ष्य को पूरा करने में इस प्रकार के आयोजन और सिद्ध होंगे। अभी हाल ही में हमने देखा कि रीवा के अंदर और हवाई अड्डे का जो प्रादुर्भाव हुआ, उसका लोकार्पण हुआ। ये सब चीजें आने वाले समय में हमारे प्रदेश में औद्योगिक क्रांति को एक नया पाथे प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगी। चलिए प्रदीप जी, क्यों आप लोगों को ये इन्वेस्टर समिट नहीं लुभाती? भाई इतना निवेश हो रहा है, इतने उद्योगपति आ रहे हैं, बड़े बड़े घराने यहाँ पर आए, देश के नहीं विदेश के कई प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने न केवल दिलचस्पी जताई बल्कि यहाँ पर MOU साइन हो रहे हैं, पूरे पेपर और ऑन पेपर सब कुछ काम हो रहा है। उसके बावजूद आप लोग हर बार ये सवाल उठाते हैं इन्वेस्टर समिट पर। दीपेश जी, ऐसा है कि डॉक्टर मोहन यादव आज हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे। और ये ऐसा तो है नहीं कि इन्वेस्टर समिट आज हो रही हो। इनसे पहले भी शिवराज सिंह चौहान जी ने सैकड़ों इन्वेस्टर समिट इस मध्य प्रदेश के अंदर की। भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी दी थी कि 2 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। आज मोहन यादव जी माइनिंग कॉन्क्लेव करते हैं और ये कहते हैं कि सोना निकलेगा, हीरा निकलेगा, तो कोयला निकलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के युवा आज उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से कि रोजगार कब निकलेगा। पिछले 20 साल से इनकी सरकार है, 10 साल से केंद्र में सरकार है, लेकिन आज भी प्रदेश का युवा रोजगार के लिए तरस रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी मध्य प्रदेश के अंदर है। सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहा कि 35 लाख स्नातक युवा बेरोजगार हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं। और बुंदेलखंड में क्या स्थिति है? पिछले 20 साल में एक भी उद्योग धंधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया हो बड़ा, जिससे प्रदेश के और क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिला। जो गुजरे जमाने की बात लेकर आप कब तक बैठे रहेंगे? ये इस नई सरकार में, हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नई सरकार में 5वीं रीजनल कॉन्क्लेव, आप समझिए, जो इंदौर में आप कह रहे थे इंदौर में होती थी या और कहीं एक आध जगह हुई, उनसे इतर एक नया अलग कॉन्सेप्ट लेकर के आए। और आपने देखा होगा कि 4 जगह बदल देने से मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाएगा। अच्छा, कैसे मिलेगा? सागर में कितना इन्वेस्टमेंट आया, वहां भी करोड़ों का आया, उज्जैन में करोड़ों का आया, ग्वालियर में करोड़ों का आया। शिवराज जी भी कहते थे कि लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आया। तो मूल सवाल ये है कि मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार क्यों है? मध्य प्रदेश का युवा रोजगार पाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए मध्य प्रदेश के बाहर क्यों जा रहा है? अगर आज MOU साइन हुआ तो कल थोड़ी ना फैक्ट्री लग जाएगी। या कल आप तो ये कह रहे कि आज पेड़ लगाया साहब हमने और कल फल मिलने लगे। हाँ, सिंह चौहान जी 20 साल से MOU साइन कर रहे हैं। इनके पास कोई विजन नहीं है, इवेंट करना है। चलिए घनश्याम जी, के करदाताओं का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हाँ। सिंगरामपुर में कैबिनेट लगा दी, वहाँ कुछ निकला नहीं। अच्छा। अब रीवा में जा रहे हैं, उज्जैन गए, जबलपुर गए। तो विजन मोहन यादव जी के पास नहीं है मध्य प्रदेश का युवा। घनश्याम जी, इनको विजन बताइए, आपका विजन क्या है? वो अभी भी नहीं है संतुष्ट। दिपेश जी, देखिए, ये कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी
प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। कांग्रेस की सरकारें मध्य प्रदेश में बरसों रही, लेकिन तब कौन से उद्योग होते थे? तब उद्योग होते थे कि यहाँ अपहरण। और आज आप देखेंगे मध्य प्रदेश को जो अपहरण करने वाले लोग थे, डाकू समस्या जो थी, उसको समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। इनके जमाने में जब सरकार कांग्रेस की होती थी, तब शाम को, मैं तो यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग का ही रहने वाला हूँ, कितनी डकैत की समस्या थी, और डकैतों की समस्या से निराकरण दिलाने का काम हमारे औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को, हमारे व्यापार बंधुओं को, हमारे व्यापारियों को, सामान्य वर्ग को, महिलाओं को अगर ये विश्वास दिलाने में कायम कोई हुआ है सुरक्षा को लेकर के, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। और अब आप देखेंगे हमारे यहाँ जो लक्ष्य तय हुए हैं और हमने जो कुछ करने का काम किया है, उसको पूरा ये भारतीय जनता पार्टी सरकारें करने वाली हैं। अब कांग्रेस का काम केवल जो है, केवल गाल बजाने का रहता है, उसको वो समय नहीं, जो उनका बेसिक सवाल है उस पे आप आंकड़े दे सकते हैं, उस पे आप जानकारी दे सकते हैं कि कितने रोजगार मिलेंगे, कब तक मिलेंगे। प्रशासन ने किया है वो व्यापारियों को भी प्राप्त होगी, और उसके माध्यम से हमारे क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर प्राप्त होने वाले हैं हमारे युवाओं को, वो उससे प्राप्त होने वाले कुल मिलाकर। नहीं, वही थोड़ा सा घनश्याम जी बताइए, समझाइए प्रदीप जी को आप कि कितने रोजगार इससे, भाई आप ग्वालियर में रहते हैं या ग्वालियर से आते हैं, तो ग्वालियर में भी हो चुकी इन्वेस्टर समिट, कब तक धरातल पर दिखेंगे ये तमाम निवेश, उससे किस तरह से रोजगार मिलेगा? वो कह रहे हैं आज भी इतने बेरोजगार हैं, वो तो ठीक है आंकड़ा पकड़ के बैठे हुए हैं। अब एक सच्चाई ये भी है प्रदीप जी, मैं सबको ही कहना चाहूंगा कि दीपेश जी बोलिए। दीपेश जी, हाँ बोलिए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, इनके नेता तो जलेबी बनाने की फैक्ट्री और उसका, ठीक है, फिर हम उलझ जाएंगे उन चीजों में। ये कैसा होगा? लेकिन हमारे नेता जो वास्तव में हमारे नेता जनमानस की अपेक्षाओं में हम खरा कैसे उतरे, गटर से गैस निकालने वाले ये मुझे पता था इस स्तर पे पहुंच जाएगी डिबेट, इसीलिए हम नहीं चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी वाले अलग हम खड़ा उतरेंगे। नहीं, देखिए प्रदीप जी और पिरोनिया जी, मैं दोनों को कहूंगा, एक कहते पकोड़ा बेचना भी रोजगार है, ठीक है, दूसरे कहते थे साहब की गाय चराना, बैंड बजाना। प्रदीप जी, कमलनाथ सरकार का, फिर अब चूंकि आपने मुद्दा छेड़ दिया तो मैं कहूंगा दोनों सरकारें सोचती हैं, लेकिन मैं आप दोनों से तीन पूछता हूं कि क्या ये कोई काम नहीं है? अगर कोई किसी की गाड़ी ठीक कर रहा है तो वो क्या रोजगार नहीं है? अगर कोई इसी के इलेक्ट्रिक सामान ठीक कर रहा है तो क्या रोजगार नहीं है? अगर कोई समोसे कचौरी चाय बेच रहा है तो क्या वो रोजगार नहीं है? फिर रोजगार होता क्या, धंधे पानी क्या होते हैं? मुझे आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? हर आदमी को सरकारी नौकरी दे दी जाए, क्या ये रोजगार होता है? या जी प्रदीप जी बताइए मुझे थोड़ा सा। एक बेसिक बात आप समझते हैं, हाँ समझाइए, और हम सब लोग समझते हैं, और आपके दर्शक भी बहुत अच्छे से समझेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार हर हफ्ते करोड़ों रुपया ब्याज पे पैसा उठा रही है, ये सबको पता है। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का मध्य प्रदेश सरकार पे कर्जा हो गया, और लगभग एक मध्य प्रदेश के नागरिक पे 60,000 से ऊपर का कर्जा है। हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हम इतने रोजगार देंगे, इतना। शिवराज जी से बाहर आ जाइए, अब 10 महीने हो गए प्रदीप जी, 10 महीने हो चुके हैं। मोहन सरकार है, मोहन सरकार की बात कीजिए ना भाई। मेरा कहने का मतलब, मैं मोहन सरकार पे ही आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे समय दीजिए जी। मध्य प्रदेश के पास अगर रोजगार होता तो निश्चित रूप से यहाँ रोजगार स्थापित हुए होते, तो यहाँ रेवेन्यू बढ़ता, यहाँ कर्जा लेने की जरूरत नहीं होती। पहली बात, लगातार मध्य प्रदेश सरकार कर्जा ले रही है, इसका मतलब हमारे पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी झूठ परोस रही है कि कॉन्क्लेव लगाने से करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शिवराज जी भी यही कहते थे जो मोहन यादव जी कर रहे हैं। शिवराज जी और मोहन यादव जी में सिर्फ एक फर्क है कि वो इंदौर में करते थे और ये संभाग स्तर पर कर रहे हैं, बस इससे ज्यादा कोई अंतर। मुझे एक बात बताइए प्रदीप जी एक बात बताइए मुझे, सरकार कैसे रोजगार दे सकती है, बताइए आप मुझे। देखिए, सरकार रोजगार देने के जो सरकारी जो हमारे विभाग हैं, हाँ, कितनी नौकरियां निकलेंगी उनमें? नहीं, नौकरियां सरकार निकाले, सरकार की जिम्मेदारी है। कितनी निकलेगी? मैं मैक्सिमम पूछ रहा हूं आपसे, कितनी निकाल सकती है? आप जिस तरीके से पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे जगह, आप इन्वेस्टमेंट इधर उधर छोड़िए, मैं कह रहा हूँ रोजगार आपको लगता है ना सबसे बड़ी समस्या, तो सरकार कितने रोजगार दे सकती है बताइए आप मुझे? 5 लाख, 10 लाख? मध्य प्रदेश के जो रिसोर्सेस हैं, हाँ,
उन रिसोर्सेज से आप पैसा कमाइए, आप अच्छी बात है पहल तो कर रहे और हैं क्या बार-बार, कर रही सरकार लेकिन जी? आपके पहल का कोई रिजल्ट परिणाम नहीं आ रहा अरे है। सर, दीपेश आज भाई, पेड़ कोई लगाया और परिणाम आप कह रहे कि कल आम चाहिए मुझे, दीपेश परसों भाई, अरे दीपेश सर, भाई, थोड़ा तो 20 समय साल हो लगेगा गए, ना, मुझे 20 लगता साल। है। आप मोहन यादव के मैं 10 फिर महीने आप के 20 लिए साल पे भारतीय पहुंच जनता पार्टी के गए। देखिए 20 साल पहले का भी उन्होंने बता दिया ना, तब डकैतों के लिए जाना जाता था, कहीं भिंड कोई चंबल। भारतीय जनता आज पार्टी है ने क्या वहां 20 साल डकैत? से मध्य प्रदेश को कहां ले गए? अच्छा। ये 20 साल का जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर आप 20 साल, देखिए मैं यही कह रहा हूं प्रदीप जी कि पहले विपक्ष मुद्दा आधारित तो बात करे। कभी आप कर्ज की चिंता आपको होने लगती है, कभी आप कहते हैं कि 20 साल में क्यों नहीं हुआ, कभी आप कहते हैं कि रोजगार आज के आज 35 लाख लोगों को रोजगार दे दिया जाए, तो कैसे होंगी चीजें? मध्य प्रदेश में रोजगार लग रहे हैं, लग चुके हैं, तो फिर कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? फिर आप अरे रोजगार, एक मिनट, कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी ना ये लोग की इन्वेस्टमेंट हो कि निवेशक आए, ठीक है, ये एक पार्ट है, एक पार्ट है। देखिए मैं दर्शकों को कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, मैं कह रहा हूं कि भाई अगर कोई इंडस्ट्री आती है, वो वहां पर प्लांट स्थापित करेगी, वो प्लांट बनने में सैकड़ों हजारों मजदूर लगेंगे, ठीक है, उसके बाद जो उसमें काम होगा, शुरू निर्माण होगा, कोई उत्पादन होगा, तब उसमें एम्प्लॉय लगेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, उसके बाद उस माल को बाहर ले जाना, उसमें लोग लगेंगे, फिर जो कमाई उस कंपनी को होगी उसमें वो टैक्स भी चुकाएगी, राजस्व मिलेगा, तो ये पूरी प्रोसेस होती प्रदीप जी। अब आप तो कहें कि कल 20 साल से शिवराज सिंह चौहान जी यही कहते आए थे जो ठीक मोहन है। यादव जी कह रहे हैं दीपेश जी, हाँ। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए कि 5 20 साल की के सरकार में लिए इन्होंने कुछ नहीं प्रदीप किया है जी, मध्य 5 प्रदेश साल युवाओं के लिए जनता ने इनको टाइम दिया है, तो उतना तो हमें लगता है कि आपको मौका देना चाहिए। लेकिन मैं चलिए राजेश जी के पास जाता हूँ। राजेश जी, विपक्ष के पास यह अस्त्र है, हथियार है, वो आंकड़ा जो हमें लगता है रोजगार विभाग की वेबसाइट पंजीयन जो शाखा रहती है, जिसमें जो अच्छी नौकरियां कर रहे होंगे वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, जो अपना खुद का व्यवसाय कर रहे होंगे वो भी रजिस्ट्रेशन करा दे, ये सब चलता है और सच्चाई है। हाँ ठीक है, हमने देखा खुद, तो वो आंकड़ा उनके सामने आया तो साहब इतने बेरोजगार हैं, आप कोई सत्यापन करा ले भौतिक, तो उसमें आपको पता चल जाएगा उनकी कमाई कितनी हो रही होगी। और मैंने कहा कि रोजगार का मतलब क्या सिर्फ सरकारी नौकरी, और अगर है तो एक सरकार कितने 20 लाख 25 लाख 50 लाख कितने रोजगार दे सकती है, और किस राज्य में इतने लोगों के पास सरकारी नौकरी है? और अगर इतनों को भी दे दिया तो 8.5 करोड़, फिर आप कहेंगे साहब 8.5 करोड़ जनता, बताइए 50 लाख को सरकारी नौकरी दे भी दी तो क्या? ये सब बेतुकी और इलॉजिकल बात है। खैर राजेश जी के पास चलते। राजेश जी, इन्वेस्ट समिट क्या वाकई एक दिखावा है, केवल इवेंट भर है, या फिर वाकई इसका कोई फायदा होता है? दीपेश जी, एक बात है कि जो विपक्ष का जो आरोप है वो इसलिए आता है कि बाबा रामदेव ने पीतमपुर में एक एमओयू किया था, रिलायंस ने डिफेंस के लिए एक एमओयू किया था, अब जाके उसकी धरातल पे दिखना शुरू हुआ है, वो भी काफी सालों बाद। हाँ, तो ये पॉइंट वैलिड है। विपक्ष को एक मौका मिल जाता है ये कहने का कि आपने एमओयू से क्या होता है, लाखों करोड़ों के कागजों में आप कुछ भी दिखा दो, लेकिन जो धरातल पर आता है वो जो दिखता है वो इम्पोर्टेंट है। अब अपन इसकी अगर आप 2-4-5 मिनट का समय दें तो अपन बहुत गहराई से इस पर बात करेंगे कि आप देखिए कि चाहे वो इंदौर की फैक्ट्रियां हो, पीतमपुर की फैक्ट्रियां हो, इंदौर मतलब पीतमपुर भले ही धार में आता है लेकिन इंदौर में गिना जाता है, तो इंदौर, देवास, मंडीदीप, कहीं की भी फैक्ट्रियां जाएंगी अब पूरे प्रदेश में, जो बड़ी फैक्ट्रियां जहां पर हैं, तो वहां पर जब हमको लेबर कहाँ की मिलती है, कटनी की, सतना की, रीवा की, सागर की, दमोह की, छतरपुर की, झाबुआ की, अलीराजपुर पन्ना की, नहीं झाबुआ वगैरह तो चलो, अब झाबुआ की स्थिति अब ऐसी नहीं रही है जैसी पहले थी, क्योंकि वो लोग गुजरात बिल्कुल उनको पास पड़ रहा है, तो ज्यादा पैसे वहां मिलते हैं। तो अब हम फैक्ट्रियों में जो देख रहे हैं यहाँ की लेबर रहती है। ऐसी स्थिति में अगर कटनी, सतना, रीवा के लोगों के लिए रीवा में कुछ होता है तो उनको अपने घर के पास रोजगार मिल जाएगा। ठीक है। आज आप देखिए जो ट्रेनें चलती हैं, जो रीवा ट्रेन जाती है, जो प्रयागराज ट्रेन जाती है, उसकी भीड़ आप देखेंगे तो आप अंदाजा लग जाएगा कितने लोग यहाँ काम करते हैं। एक बात है, तो उनको अपने घर के पास, जो सागर में अगर फैक्ट्रियां लगेंगी तो वो सागर के आसपास के इलाके मिल जाएंगे, उनको नौकरी मिल जाएगी। और दूसरी बात ये है कि विंध्य और बुंदेलखंड जो है ना, देखिए जहां तक आपने अभी झाबुआ की बात करी, झाबुआ, अलीराजपुर वगैरह में बहुत काफी फंडिंग काफी समय से सरकार कर रही है, आदिवासी है, लेकिन बुंदेलखंड और विंध्य जो है बहुत ज्यादा उपेक्षित रहे हैं शुरू से। और बुंदेलखंड की स्थिति क्या है, हम सबसे छुपी नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं अगर बुंदेलखंड पे और विंध्य पे फोकस करेंगे, बात सिर्फ राजनीति की या वोटों की नहीं है, लेकिन अगर फोकस करेंगे तो शायद उसका फर्क पड़ेगा, उसका फायदा मिलेगा। तीसरी बात ये है दीपेश जी कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ये एक मानसिक स्थिति है। ये कोई अनएम्प्लॉयमेंट जो आप समझिए,
आज आप ना कारपेंटर खरीद के लिए जाएंगे, आपको कारपेंटर इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, प्लम्बर इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिशियन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, आपको जो है वो मैसन जो है, आप कई मैसन खोज रहे हैं तब कोई एक मिल रहा है। आपको बताइए अभी हमारे यहाँ काम चल रहा है, 1,000 रुपए एक दिन के मैसन को दे रहे हैं, जो ये सीमेंट जुड़ाई का काम करता है आदमी। और वो कितने बजे? 9 बजे घर आता है हमारे यहाँ काम करने, 5 बजे फावड़ा रख देता है वो अपना 4:45 बजे हाथ धो लेता है। 1,000 रुपए बताइए दीपेश जी, 30,000 रुपए कौन कमा रहा है? अच्छी टाई बेल्ट वाले जो लोग हैं नहीं कमा रहे। अपन सरकार को छोड़ दें अगर, एक बात है ना। फिर एक और बात है कि हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक बहुत बड़ा गैप है आज भी डिमांड और अवेलेबिलिटी, यानी कि जितनी डिमांड है मार्केट की स्किल्ड वर्कर्स की और जो अवेलेबिलिटी है जो अभी मौजूद है, उसमें बहुत जबरदस्त गैप है। वो गैप भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए हर आदमी, जो आप पहले ही कह चुके हैं इसलिए उसको अपन रिपीट नहीं करेंगे, सरकारी नौकरी ही एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, ये हमको समझना पड़ेगा। और पकौड़ा तलने पर जब नरेंद्र मोदी की हंसी उड़ाई गई थी या जलेबी पर राहुल गांधी की उड़ाई गई थी, तो वो गलत है दोनों जो लोग हंसी उड़ा रहे हैं। क्योंकि क्या जलेबी बेचना भी उतना ही अच्छा प्रोफेशन है जितना पकौड़ा? इंदौर में कुछ ऐसे पकौड़े वाले हैं जो 4 साढ़े 4 बजे, आप LIG चौराहे पे देखेंगे, 4 साढ़े 4 बजे शुरू करते हैं और 9 बजे खत्म कर देते हैं। एक दिन उससे बात हुई थी तो उसकी इनकम लगभग 1 लाख रुपए महीने की है। तो अब आप बताइए कि वो क्या एम्प्लॉयड नहीं है क्या? सिर्फ इसलिए कि वो सरकारी नौकरी में नहीं है या फिर किसी उस तरह के काम में नहीं है? एक्चुअली डेटा नहीं है। हाँ, ये इन लोगों का डेटा नहीं है, प्लस ये EPF के दायरे में नहीं आते। अब कोई 2-5 अगर लोगों को काम दिए हुए, डेटा की भी एक बात है, जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जो डाटा है, अब आपको बताए अभी हमने एक मामला पकड़ा है जिसमें लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाना है और वो IT रिटर्न भी भर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो अब वो कैसे उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा? तो नई गली निकल गई है कि उनको स्ट्रीट वेंडर में रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। तो अब वो स्ट्रीट वेंडर में रजिस्ट्रेशन हो गया, वो उसकी इनकम है 6 लाख रुपए साल की या 7 लाख रुपए साल की, और स्ट्रीट वेंडर में रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आयुष्मान की जब वेबसाइट पे खोलेंगे तो 15 दिन बाद उसका वहाँ पे नाम दिखने लगेगा और वो आयुष्मान की फैसिलिटी ले लेगा। ये एक बात आप ये, और आखिरी बात इस तरह बहुत लूप होल से सरकारी योजनाओं का कई लोग ऐसे फायदा ले रहे हैं। जी एक बात और रह गई है, आखिरी बात, छोटी सी बात, कि जो जहाँ तक लोन की बात है, सरकार लोन ले रही है, इंटरेस्ट ले रहा है। अपन ना बीजेपी का, ना किसी और पार्टी का, ना किसी का फेवर, ना अगेंस्ट नहीं जाते हुए, ऐसी कौन सी प्रदेश की सरकार है जो लोन नहीं लेती है या ब्याज नहीं भर रही है? कई ऐसी सरकारें हैं जो उल्टा नेगेटिव उसमें चली गई हैं। भयंकर ऐसी स्थिति है, जैसे दिल्ली को ही देख ले हम। तो ये लोन लेना, और चूंकि ये लोकतंत्र का देश है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल और ऑफ द पीपल है, तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, करने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, जो इनको अहिरवार जी ने जो बात कही है कि हमको इससे बचना चाहिए, इतनी सारी सबमिट करने के बजाय, सबमिट करने के बजाय सिर्फ एक ऐड दे देते हो, अपने आप लोग आ जाते हैं। सबमिट करने में फालतू खर्चा बहुत बर्बाद होता है लोगों का, हमारा आपका जो मेहनत की कमाई है वो वहां लगती है। ये बात सही है। लेकिन सर, ये जमाना मार्केटिंग और पब्लिसिटी का भी तो है ना, जब तक आप बताएंगे नहीं जब तक, तो फिर कैसे कोई निवेशक, या भाई कौन जाना चाहेगा बिंद? उसको पता भी नहीं है, कोई बड़ा उद्योगपति है, उसको क्या जाने वो कि बिंद कहाँ है और क्या है वहां पर खासियत। तो ये सब चीजें तो खासियत तो बताना है। लेकिन पिरोनिया जी, एक जो प्रदीप जी का कहना और बार बार वो 20 साल का जिक्र कर रहे हैं, तो हमें लगता है इसका एक जवाब आपको तैयार करना चाहिए कि 20 साल में कितना निवेश हुआ। और जैसे मुकेश नायक कह रहे थे कि वहाँ इतने लाखों करोड़ का हो गया, जबलपुर में लाखों करोड़ का हो गया, ग्वालियर में हो गया, सागर, तो बोले इतने में तो पूरे देश का विकास हो जाता। तो मुझे लगता है इन दोनों बातों का जवाब दे दीजिए। हमारे पास सारे आंकड़े भी हैं, कहाँ कितना निवेश हो रहा है, कहाँ कितने रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, ऑन पेपर, धरातल पर कब कितने लोगों को हम आगे बढ़ाने वाले, सब है। लेकिन मैं निवेदन ये करता हूँ, मैं सुन रहा था कि वास्तव में जो हमारे छोटे और व्यवसायी हैं, उनको भी आगे बढ़ाने का काम प्रदेश की सरकार कर ही रही है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी थे उस समय, शिवराज सिंह जी, तब हमने हमारे जो रेहड़ी पट्टी वाले हैं, जो हाथ ठेले वाले हैं, जो स्वयं का और छोटे छोटे जो उद्योग और उनके धंधे हैं, उनका व्यापार है, उनका व्यवसाय है, उनको आगे बढ़ाने के लिए 10,000 रुपए तक का लोन हम बिना शर्त के उनको
प्रदेश की सरकार दे रही थी, और इसके पीछे मानसिकता हमारी यही है। हमारे जो हमारे जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, कहीं ना कहीं वो हतोत्साहित ना हो, स्वरोजगार से जोड़ने की, ठीक है, आपने दिशा में कदम उठाया, लेकिन घनश्याम जी, अब मैं प्रदीप, नहीं ठीक है सर, आपने बोल लिया। अब देखिए घनश्याम, वो प्रदीप जी की तरफ से एक देखिए आकलन ये होता है कि भाई हमने कोई डिग्री ले ली ग्रेजुएशन की, अब हमको काम नहीं मिल रहा, हमने मास्टर डिग्री ले ली, हमको हमारे हिसाब से जॉब नहीं मिल रही, हमने इतना खर्चा किया पढ़ाई में, हमें उस तरह की नौकरी नहीं मिल पा रही है, मिल रही तो बहुत कम की मिल रही है। कई मार्केटिंग बेस्ड काम मिलते हैं कि साहब आप जाइए पहले इतना सामान बेचिए फिर आपको पैसा मिलेगा, कई ऐसे भी चीजें देखने सुनने में आ रही हैं। तो इनका भी निराकरण, क्योंकि देखिए अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है या पढ़ा लिखा है तो वो नहीं चाहेगा कि मैं ठेला लगा के काम कर रही हूँ, कोई गाड़ी सुधार, तो उसके हिसाब से भी रोजगार तैयार करने होंगे, ठीक है। तो एक बात ये हो गई। अब आप यूट्यूब रील देखिए, कई पढ़े लिखे लोग, कोई इंदौर में तो बहुत जम के चलन हो गया कि वो अपना ठेला लगा लेते, भले वो बहुत कमा रहे होंगे, लेकिन एक मैसेज तो ये जाता है ना कि भाई हमें काम नहीं मिला तब हम ये चीजें कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, जैसे भी भले वो कितने ही कमा रहे हो। तो ये टीस दूर करना होगी आपको घनश्याम जी, मतलब युवाओं जो पढ़ के निकल रहे हैं उनके लिए ऐसे अवसर उपलब्ध कराने होंगे। घनश्याम जी, घनश्याम जी का ऑडियो जी, घनश्याम जी आप सुन पा रहे हैं? घनश्याम जी, घनश्याम जी आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए प्रदीप जी एक कमेंट आप कर लीजिए जब तक। भाई देखिए हमने और राजेश जी ने बहुत डिस्कशन किया कि रोजगार ऐसी नहीं है समस्या कि ये कोई अकेले मध्य प्रदेश में है, पूरे देश में आप जिस राज्य में चले आएंगे वहां विपक्ष यही कहेगा साहब बेरोजगारी बेरोजगारी। लेकिन फिर भी एक मानसिकता से ऊपर उठ करके ये सच बात है कि कोई पढ़ के निकल रहा युवा तो वो चाहेगा कि मुझे मेरे हिसाब से काम मिले और उसको मिलना भी चाहिए। तो क्या इसका तरीका हो सकता है प्रदीप जी? देखिए दीपेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और आपने ही एक बहुत अच्छा जवाब भी दे दिया। आपने कहा कि अगर कोई पकौड़ा चल रहा है या कोई अन्य काम कर रहा है तो वो मजबूरी में आके कर रहा है, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, उसको अपना भरण पोषण करना है, अपने बच्चों को पालना है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करेगा, तो ये स्वरोजगार की गिनती में आता है, सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 3 लाख पद बैकलॉग के सरकारी पद खाली पड़े हैं। अगर 20 साल से इनकी मंशा होती तो वो पद भरे क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? क्योंकि आपने जब पद सृजित किए, मतलब सरकार के पास बजट था, तब आपने वो पद निकाले, तो 3 लाख बैकलॉग के पद खाली पड़े हुए हैं, इनकी मंशा नहीं है। लेकिन मैं ऐड देखता हूं सर, मैं तो कंटिन्यू पिछले आप 1-1.5 महीने के पेपर उठा के देख लीजिए, उनमें निकल रहे हैं कंटिन्यूएशन में कि भाई अलग मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं सरकारी यहाँ के 3 लाख बैकलॉग के कई बार आरक्षण ऐसी चीजें हैं कि उसके चक्कर में वो पद खाली पड़े रहते। 3 लाख बैकलॉग के पद खाली हैं, इनकी मंशा होती प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की तो वो पद भर देते। इनका भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार ना मिले और ये उद्देश्य लेके थोड़ी कोई सरकार चलती है प्रदीप जी। सब्ज बाग बजाते रहना भारतीय जनता पार्टी का काम है, इवेंट मैनेजमेंट करना। चलिए खैर, हम बात विंद की आज करना चाह रहे थे कि विंद में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। लास्ट कमेंट राजेश जी आप समझाएंगे? जी जी दीपेश जी, विंद में क्या हो सकता है, नया क्या किया जा सकता है? देखिए विंद में खेती बहुत अच्छी होती है और कुछ फूड प्रोसेसिंग की, ऐसा लग रहा है फूड प्रोसेसिंग की अच्छी यूनिट्स आ सकती हैं। और अच्छा, विंद से लगा हुआ ही प्रयागराज है, आपने चाकघाट का पहाड़ क्रॉस किया और प्रयागराज आ गया। और स्थितियां ये हैं कि एक बहुत बड़े बेल्ट से जुड़ा हुआ विंद इलाका है और विंद अपने आप में बहुत सक्षम है, काफी वहाँ पे जो वर्कफोर्स बहुत है, वहाँ के लोग, अच्छा वहाँ के लोग जो है बहुत मेहनती भी होते हैं, ये बात सही है बिल्कुल। आप ना किसी भी फैक्ट्री वाले से पूछेंगे तो बताएगा कि यहाँ के लोग मेहनती होते हैं और जिम्मेदारी से काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वहाँ फैक्ट्रियां लगती हैं तो जैसा आपने पहले ही बोल दिया है कि फैक्ट्री में जो रोजगार होगा वो तो ठीक है, लेकिन जो पहले दिन से शुरुआत होगी उसके बाद जो उसमें काम करेंगे जो लोग जो उसको बनाएंगे, और उसके बाद हाउस कीपिंग होगी, उसके बाद सिक्योरिटी होगी, उसके बाद जितनी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें लोग लगते हैं। और जनरली लोग लोकली इसलिए मिलते हैं क्योंकि लोकल को कम सैलरी में भी वो आसानी से अच्छे से काम कर लेते हैं, इसलिए लोकल लोगों को फायदा तो होगा, बस जो सोच रहे हैं वो धरातल पे उतर जाए। बस ये है कि भाई इन उद्योगपति निवेशकों को डेडलाइन तय की जाए कि अगर आपको सरकार सुविधा दे रही है तो फिर आप भी सरकार को परिणाम मूलक जो है काम करके दिखाएं। शुक्रिया पिरोनिया जी, प्रदीप जी और राजेश जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के
विंध्य में विकास के नए द्वार खुलने जा रहे हैं, कितना विकास होता है, वहां के लोगों की कितनी उम्मीदें पूरी होती हैं, और रीवा और उसके आसपास का जो क्षेत्र है किस नए स्वरूप में नजर आता है, इस पर रहेंगी नजरें। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।